प्रश्न 6। जनजातीय अर्थव्यवस्था को समझाइए। एक्सप्लेन द ट्राइबल इकोनॉमी। उत्तर। भारतीय जनजातियों का आर्थिक संगठन। अर्थव्यवस्था, वर्गीकरण। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स, क्लासिफिकेशन। भारतीय जनजातियों में विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। जनजातीय लोग विकोपार्जन के लिए कंद, मूल, फल, शाकपात आदि का संकलन करते हैं, मछली मारते हैं व शिकार करते हैं, दस्तकारी, पशुपालन एवं उद्योगों में काम करते हैं। कोई भी जनजाति किसी एक ही प्रकार की अर्थव्यवस्था के सहारे जीवित नहीं रहती, वरन थोड़े बहुत सभी प्रकार के कार्य उनमें देखने को मिलते हैं। अतः हम भारतीय जनजातियों की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। संकलन करने वाले शिकार भी करते हैं और मछली भी मारते हैं, तो पशुपालन करने वाले कृषि भी। कृषि करने वाले पशुपालन के साथ साथ दस्तकारी का कार्य भी करते हैं और उद्योगों में मजदूरों के रूप में भी। इस प्रकार से हम आजीविका कमाने की दृष्टि से किसी भी जनजाति को एक स्पष्ट श्रेणी में नहीं रख सकते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अध्ययन की दृष्टि से हम भारतीय आदिवासियों में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रमुखतः 5 भागों में कर सकते हैं। 1. संकलन करने वाले एवं शिकारी। 2. पशुपालक। 3. कृषि करने वाले। 4. दस्तकारी करने वाले। 5. उद्योगों में काम करने वाले। हम इनका संक्षेप में यहाँ उल्लेख करेंगे। 1. संकलन करने वाली एवं शिकारी जनजातियाँ। कई जनजातियाँ अपने जीवन यापन के लिए जंगलों से कंदमूल, फल, शाक, सब्जी आदि एकत्रित करती हैं। स्त्रियां व बच्चे जंगलों में टोकरी लेकर निकल पड़ते हैं और उन्हें वहां फल फूल, शाकपात आदि जो कुछ मिलता है, ले आते हैं। कुछ लोग शहद, कत्था, महुआ, गोंद आदि का संकलन कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। ट्रावनकोर कोची के कदार, मालापंडारम, पालियन, पानियन, कुरुम्बा, उड़ीसा के बिरहोर, खड़िया, तमिलनाडु के चंचू, उत्तर प्रदेश के राजी आदि इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाए हुए हैं। महुआ भारतीय जनजातियों के लिए कल्प वृक्ष है। वे इसके फल व पत्तों को खाते हैं और इससे शराब बनाते हैं। ये लोग जंगली आम, बड़, पीपल, तेंदू आदि से अपनी खाद्य सामग्री आंशिक रूप से प्राप्त अरे कहना क्या चाहते हो करते हैं। इनमें से कई फल मीठे एवं स्वादिष्ट हैं तो कुछ रुचिकर, स्वादहीन एवं कड़वे। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त भविष्य के लिए भी वे संचय करते हैं। अधिक संकलन होने पर विनिमय एवं बिक्री भी करते हैं। ये लोग मधु, औषधियों, फलों और जड़ी बूटियों का संकलन बिक्री के लिए ही करते हैं। कुदाल, बांस के टोकरे, हड्डियां और धनुष बाण ही इनकी संपत्ति होती है। शिकार व मछली से भी लोग भोजन प्राप्त करते हैं। शिकार का कार्य धनुष बाण से करते हैं। इन्हें फंदों का भी पर्याप्त ज्ञान है। ये लोग पक्षी, खरगोश, हिरण एवं अन्य छोटे जानवरों का शिकार व्यक्तिगत रूप से करते हैं, परंतु बड़े शिकार का आयोजन सामूहिक रूप से किया जाता है। संकलन एवं शिकार का एक निश्चित क्षेत्र होता है। संग्रहित खाद्य एवं शिकार को सभी लोगों में वितरित किया जाता है। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। 2. पशुपालक जनजातियां। जीविका पालन के लिए संपूर्ण रूप से पशुपालन पर आधारित जनजातियां भारत में बहुत ही कम हैं। दक्षिण के नीलगिरी पर्वत की टोडा एवं हिमाचल प्रदेश के गुज्जर पशुपालन के द्वारा ही जीवन यापन करते हैं। पशुपालन के लिए चरागाह की आवश्यकता होती है, अतः एक स्थान पर घास समाप्त हो जाने पर स्थान बदलना आवश्यक है, इसलिए इनका जीवन घुमंतु प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए, हिमाचल के गुज्जर सर्दियों में मैदानों में आ जाते हैं और गर्मियों में पशुओं को लेकर चंबा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। दूध बेचकर ही ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब ये लोग थोड़ी बहुत कृषि भी करने लगे हैं। उत्तरांचल में भोटिया जनजाति के लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। नीलगिरी के टोडा भैंसों का पालन करते हैं। इनमें भैंसें पवित्र मानी जाती हैं, जिन्हें छूने की स्त्रियों को आज्ञा नहीं है। भैंसशाला को ये पवित्र स्थान और मंदिर की तरह मानते हैं, वहां स्त्रियों को जाने की मनाही होती है। चूंकि इन लोगों की संस्कृति का आधार भैंस है, अतः इनकी संस्कृति भैंस संस्कृति, बफलो कल्चर के नाम से जानी जाती है। बात तो सही है। 3. कृषि करने वाली जनजातियां। कई जनजातियां कृषि द्वारा अपना जीवन यापन करती हैं, परंतु इसके साथ साथ ये कंदमूल एवं फल एकत्रित करने, शिकार करने तथा पशुपालन का कार्य भी करती हैं। इनमें कृषि भी 2 प्रकार से की जाती है। कुछ जनजातियां स्थानांतरित खेती करती हैं तो कुछ स्थायी स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। नागा लोग इसे झूम, मरिया इसे पैंडा, खोंड इसे पोडू, बेगा इसे बेवर,
तो कुछ इसे डाही या डाहिया कहते हैं। इस प्रकार की कृषि असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र, ट्रावनकोर, कोची एवं कोंकण तट की जनजातियों में पाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में केवल मोटा अनाज जैसे जौ, चना, मटर, मकई, बाजरा आदि हो सकता है। इनमें फसल व भूमि दोनों की बर्बादी अधिक होती है। कुमार व बैगा भूमि के एक छोटे भाग को चुन लेते हैं। गर्मियों में उस स्थान के वृक्षों को काट डालते हैं। वर्षा होने के कुछ सप्ताह पूर्व उन्हें जला देते हैं और राख बिखेर देते हैं। वर्षा के समय कुदाली से जमीन खोदकर बीज बो देते हैं। जहां हो का प्रचलन है वहां हो द्वारा खेती की जाती है। पोडू कृषि में पहाड़ी के ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। आंध्र के कोडा रेड्डी, उड़ीसा के कुटिया, खोंड व बस्तर के माड़िया इसी प्रकार की खेती करते हैं। यह कार्य बड़ा परिश्रम साध्य है। इस प्रकार की खेती से कुछ समय के लिए तो उपज ठीक होती है, परंतु थोड़ी अवधि बाद भूमि की उर्वरा शक्ति घटने लगती है। अतः उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्थानों पर फिर इसी विधि से खेती की जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसमें जंगलों का विनाश होता है एवं भूमि में कटान बढ़ता जाता है। बैगा जनजाति खेतों में हल जोतकर कृषि नहीं करती। उनकी मान्यता है कि हल जोतना धरती माता के वृक्ष पर अत्याचार करना है। कई जनजातियां स्थायी रूप से एक ही स्थान पर खेती करती हैं। राजस्थान में भील, गोंड, तमिलनाडु के बग्गा, कोट, इरुला, परजा, बंगाल के संथाल, असम के खासी, मणिपुरी, झारखंड के मुंडा, हो, उरांव, उत्तर प्रदेश के थारू, माझी और हिंदू आदि इसी प्रकार की खेती करते हैं। आधुनिकता के संपर्क में आकर ये नवीन खाद, बीज एवं यंत्रों का प्रयोग भी करने लगे हैं और इनमें भी कई किसान समृद्ध हो गए हैं। 4 दस्तकारी करने वाली जनजातियां कई जनजातियां शिल्प उद्योग एवं दस्तकारी द्वारा जीवन यापन करती हैं। वे छोटे मोटे वस्त्र निर्माण, टोकरी, चटाई, रस्सी, बर्तन एवं धातुओं की वस्तुएं बनाने का काम करती हैं। गोंड लोग धातुओं की वस्तुएं बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं तथा बेंत का सामान व मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कोरबा व अगरिया भी धातु के बर्तन बनाते हैं। बिरहोर जंगल की लताओं यही नहीं, अभी और सुनिए। से सुंदर रस्सियां बनाते हैं। घासी मरे हुए जानवरों से तांत बनाते हैं। एरुला बांस की टोकरियां व चटाइयां, बैगा, कमार, चंचू, चेंचू, बांस के बर्तन, थारू लोग खेती के साथ साथ बर्तन, टोकरियां, वाद्य यंत्र, रस्सी, चटाई आदि बनाने का कार्य भी करते हैं। कई कृषि करने वाली जनजातियां खाली समय में दस्तकारी का कार्य करती है। 5 उद्योगों में लगी हुई जनजातियां औद्योगिकरण एवं मशीनीकरण ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया है। जनजातीय समुदाय भी इनके अभावों से मुक्त नहीं रहे और आज अनेक जनजातियां अपना जीवन यापन नौकरी करके या उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य करके कर रही हैं। इनमें से कई लोग जंगलों व गांवों को छोड़कर शहरों में आ बसे हैं। कई जनजातीय लोग असम व दार्जिलिंग के चाय बागानों में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मैग्नीज उद्योग में अनेक जनजातियां काम करती हैं। जमशेदपुर में लोहे के कारखाने और रानीगंज व झरिया की कोयला खानों में अनेक संथाल, हो और अन्य जनजातीय लोग लगे हुए हैं। समझ रहे हो? प्रश्न 7। जनजाति एवं कृषक समाज में भिन्नता एवं समानता स्पष्ट कीजिए। Clarify the difference and similarities in tribal society and peasant society. तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, जनजातीय समाज एवं कृषक समाज, भिन्नता एवं समानता। ट्राइबल सोसाइटी एंड पेजेंट सोसाइटी। डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज। जनजातीय समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा पूर्व में स्पष्ट की जा चुकी है। यहाँ पर इन प्रकार के समाजों के मध्य पाई जाने वाली समानताओं एवं भिन्नताओं पर हम विचार करेंगे। जनजातीय समाज सरल समाजों की श्रेणी में आते हैं, अतः उनमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक सरल समाज में पाई जाती हैं। जनजातीय समाज कम विभेदीकृत होते हैं और इनमें परंपरा, रूढ़िवादिता एवं धर्म की प्रधानता होती है। आकार की दृष्टि से ये समाज छोटे होते हैं जिनमें वैयक्तिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है। इन समाजों में भिन्नता के स्थान पर समानता अधिक पाई जाती है। इसमें सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों जैसे प्रथा, परंपरा, जनरीति, नैतिकता एवं धर्म का प्रयोग विशेषता होता है। कृषक समाज में भी जनजातीय समाज के समान सरल समाजों की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें भी परंपरा एवं रूढ़िवादिता की प्रधानता देखने को मिलती है। आकार की दृष्टि से कृषक समाज जनजातीय समाज की तुलना में काफी विस्तृत होते हैं। दोनों ही प्रकार के समाजों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। कृषक समाज में भी सामाजिक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों पर विशेष जोर दिया जाता है।
जिस प्रकार कृषि कृषक समाज के अधिकांश व्यक्तियों के लिए जीविका का एक साधन है, उसी प्रकार जनजातीय समाज भी कृषि की प्रधानता पाई जाती है। जनजातीय समाज और कृषक समाज में पाई जाने वाली प्रमुख भिन्नताएं निम्नांकित हैं। एक जनजाति का सामान्यतः एक निश्चित भूभाग होता है, जहां उसके सदस्य निवास करते हैं और साथ ही उनमें दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास होता है। कृषक समाज का किसी जनजातीय समाज के समान एक निश्चित भूभाग नहीं होता। कृषक समाज के लोग विभिन्न गांवों में फैले हुए हैं, अर्थात कृषक समाज का फैलाव का क्षेत्र काफी विस्तृत है। जनजातीय समाज के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक जनजाति के सदस्य सामान्यतः अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं, अर्थात उनमें अंतर्विवाह का नियम प्रचलित है। कृषक समाज तुलनात्मक दृष्टि से काफी विभेदीकृत प्रकार का समाज है, जिसमें विभिन्न जातियों के लोग पाए जाते हैं। इनमें प्रत्येक जाति या उपजाति जाति अंतर्विवाह के नियम का पालन करती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जनजातीय समाज के अंतर्गत प्रत्येक जनजाति की भी अपनी सामान्य संस्कृति होती है। उनके रीति रिवाजों, लोकाचारों, धर्म, जादू, संगीत, खान पान, भाषा और विश्वासों आदि में समानता पाई जाती है। कृषक समाज एक विस्तृत समाज का उदाहरण प्रस्तुत करता है और इससे संबद्ध लोगों की अपनी एक विशिष्ट लोक संस्कृति है, अपना धर्म और देवी देवता हैं, धार्मिक विश्वास हैं। जनजातीय समाज के अंतर्गत प्रत्येक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में स्वयं सक्षम है। शिकार, फल फूल एकत्रित करने, पशुचारण और गृह उद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटा लेते हैं। कृषक समाज में अन्योन्याश्रितता की स्थिति देखने को मिलती है। किसी समय यहाँ जजमानी प्रथा प्रचलित थी। कृषक समाज के विभिन्न जातियों के लोग अपने जातिगत व्यवसाय को करते हुए एक दूसरे को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुएं उपलब्ध कराते थे और बदले में फसल के समय अनाज आदि प्राप्त करते थे। अब जजमानी व्यवस्था तो करीब करीब टूट चुकी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 5 जनजातीय समाज के अंतर्गत प्रत्येक जनजाति का अपना एक स्वयं का राजनीतिक संगठन होता है। इसमें एक वंशानुगत मुखिया होता है और उसकी सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद होती है। ये लोग परंपराओं का पालन कराने, नियंत्रण बनाए रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। कृषक समाज का अपना इस प्रकार का कोई राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता। कृषक समाज के अंतर्गत आने वाली विभिन्न जातियों की जाति पंचायत अवश्य रही है, जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से कार्य करती रही है। 6 जनजातीय समाज से संबद्ध लोग साधारणतया पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों या पठारी भागों में निवास करते रहे हैं। इनके फैलाव का क्षेत्र सीमित है। कृषक समाज का भौगोलिक फैलाव काफी विस्तृत है। यह देश के सभी गांवों तक विस्तृत है। 7 प्रत्येक जनजाति का अपना एक नाम होता है, जिसके आधार पर उस जनजाति के लोग पहचाने जाते हैं। कृषक समाज का इस प्रकार का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है। इतना अवश्य है कि कृषक समाज से संबद्ध विभिन्न गांवों के अपने अपने नाम होते हैं। आंद्रे बिताई का मत है कि भारतीय समाज को अक्सर नगरीय समाज, कृषक समाज और जनजातीय समाज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सर्वप्रथम भारतीय समाज को नगरीय और ग्रामीण खंडों में बांटा जाता है, तत्पश्चात ग्रामीण खंड को जनजातीय और अजनजातीय खंडों में विभक्त किया जाता है। अजनजातीय गांवों से मिलकर भारतीय समाज का कृषक खंड निर्मित होता है। अबे साले, मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जहां तक जनजातीय समाज और कृषक समाज में समानता की बात है, यह कहा जा सकता है कि दोनों ही प्रकार के समाजों के अधिकांश लोगों के लिए करीब 90% कृषि आजीविका का एक साधन है। कृषक समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति में तुलनात्मक दृष्टि से काफी असमानता देखने को मिलती है, जबकि जनजातीय समाजों में अधिक भिन्नता नहीं पाई जाती। जनजातीय समाज के लोग कृषि कार्य अवश्य करते हैं, परंतु इनमें व्याप्त निर्धनता के कारण इनके कृषि के तौर तरीके काफी परंपरागत प्रकार के हैं। कृषक समाज के कई लोगों ने आर्थिक संपन्नता और शिक्षा के कारण कृषि के नवीन तरीकों को अपना लिया है। आंद्रे बिताई की मान्यता है कि भारत में बहुत से जनजातीय गांव वास्तव में कृषकों के समुदाय हैं। यदि हम छोटी घुमंतू, शिकारी तथा फल फूल एकत्रित करने वाली जनजाति को छोड़ दें तो पाएंगे कि बहुत सी बड़ी जनजातियां जो एक स्थान पर रहकर खेती करती हैं तथा समुदायों में संगठित हैं, कृषक वर्ग के समान हैं। आंद्रे बिताई का मत है कि यदि भारत में कृषक समुदायों को देखना है तो संथाल, उरांव, मुंडा जनजातियां इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। वास्तव कृषक समाज से संबद्ध वे लोग जिनके लिए कृषि आजीविका का एक साधन नहीं रहकर एक व्यापार बन गया है, पैसा कमाने का साधन हो गया है, वे सही अर्थों में कृषक समाज का हिस्सा नहीं रह गए हैं। ये चुप है,
घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, खाली अपने चक्कर में रहता है, टाइम पास कर रहा है, हाँ? खाली छोरी पटाता है, खाली छोरी पटाता है। वो बताइए कोई बढ़ता है? खाली छोरी पटाता है। हंसाता है।